तो बच्चों नमस्कार। फिर से हमारे चैनल के द्वारा प्रीवियस क्वेश्चंस इंग्लिश की एक सेट आपके सामने लाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होगा वो आपका मुख्य उद्देश्य जो है हमारा जो आपका मेन उद्देश्य जो आ रहा है वो है कि आपकी 2024 की जो आपके रैंक हैं उसको अच्छे से अच्छे किया जाए। इसीलिए हमारी टीम जो है हर बार हर संभव प्रयास कर रही है और उसके तहत एक सीरीज चलाई गई जिसका नाम विजय सीरीज है, जिसके तहत एक सीरीज लाया जा रहा है 25 क्वेश्चंस की इंग्लिश का, जिसमें बताया जा रहा है कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए रैंक के लिए हर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप दैट आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे समझिए कि कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन जो आएंगे उसे हम लोग हल करेंगे। तो जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि देखिए समझिए, स्पीकिंग वंस थाउट्स अलाउड टू वन सेल्फ। स्पीकिंग मतलब तो आप समझते हैं जो बोलता है ना, और वन सेल्फ का मतलब तो आप समझते ही होंगे स्वयं, यानी स्वयं अलाउड अपनी सोचों को अपने सोच को वो बोलता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे ऐसे सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है स्वभाषण, यानी जो अपने से स्वयं भाषण देता हो, है ना, उसे हम लोग है ना सॉलिलोक्यू कहते हैं। इसलिए इसका पहला का आंसर जो होगा बच्चों वो होगा आपका ए। अब बाकी सबका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है ना, कि ये जो बाकी सबका अर्थ जो है इसको भी जानना, अरे इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला का आंसर जो होगा वो आपका ए, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा स्वभाषण। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस पहले का आंसर क्या होगा स्वभाषण। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब इन सब के बारे में जान ले थोड़ा सा। इसका मतलब होता है मध्य त्यागी, यानी टू, है ना, लीव एनी ड्रिंक। इसका मतलब होता है एकल, अलोन। और इसका मतलब होता है हठ धर्मी, फैनेटिक, मतलब जिद्दी, सॉलिट्यूड, है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चों, इसका मतलब होता है हर धर्मी। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्पीकिंग मतलब बोलता हो, अपनी, थाउट मतलब सोच, कस के स्वयं की सोच को, वन सेल्फ मतलब क्या होता है स्वयं, तो यानी स्वयं अपनी बातों को कहता हो यानी स्वभाषण। और इसलिए पहला का आंसर क्या होगा ए होगा। अब देखो दूसरा, इसमें फ्रेज बताना है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फ्रेज। आइडेंटिफाई करना है इसमें फ्रेज को, कि कौन सा फ्रेज जो है वो सही होता है। ठीक है, तो देखो ये आपको जो है पन के अनुसार, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे है ना, तो उसमें आपको कुछ फ्रेज याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे कौन सही दिख रहा है और कौन गलत। इडियम एंड फ्रेजेस में चार होते हैं। एज कनिंग के साथ क्या सही होगा, एज लाइट के साथ क्या सही होगा, एज, यानी एक चीज़ आपने पढ़े होंगे सिमिल और मेटाफोर। तो सिमिल और मेटाफोर में क्या होता है कि सिमिल जो होता है यानी फ्रेज बनती है जिसका मतलब जब तुलना किया जाए तो सामान्य से उसी के अनुसार, मतलब अलग से ना किया जाए। जैसे मक्कारी का यहाँ देखो हॉर्स के साथ, ये टाइप गलत है, तो हॉर्स के साथ, तो इसमें बताना है क्या, है ना, इसमें ये बताना है जैसे कि इसमें तो सबसे पहले एक चीज़ है, कुछ चीज़ें जो है सही आंसर भी कर दिया गया है। तो इसमें जैसे बताना है कि कौन सा सही है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि इसमें कौन सा आपका सही है, बाकी सब में क्या क्या गलत है। तो देखो इस सब में पहले हम लोग इसको जो है, ये आंसर है, ठीक है। तो कहता है कि ये पूछ रहा है कि एज कनिंग एज अ हॉर्स होगा कि नहीं। तो फ्रेज में कहता है मक्कारी किसके साथ कर सकते हैं हम लोग, तो किसकी मक्कारी की तुलना, मक्कारी में किसके साथ कंपेयर करें कि सिमिल रहे। तो सिमिल जब बैठाते हैं तो एज कनिंग एज, है ना, फॉक्स, एज कनिंग एज फॉक्स। उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका बी नहीं होगा, एज क्वाइट एज माउस होता है, ये सिमिल है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एज हैवी एज लेड होगा, ये सिमिल है। ये कह रहा है कि फ्रेज बताइए, तो इसमें मोर जो आइडेंटिफाई फ्रेज है वो आपका आंसर हो गया
बी। याद रखिएगा, जब भी आपका एक क्वेश्चन जरूर सिमिली से पूछेगा, उसमें याद रखे रहेगा एज, अब जैसे आपके एग्जाम में दे देगा एज कनिंग एज, ऐसे करके ए, और ऐसे दे देगा और कहेगा कि चूज द करेक्ट सिमिल, आपको ऐसे करके चूज द करेक्ट सिमिल या वर्ड कहेगा, और वहां पे आपको दे देगा हॉर्स, वहां पे दे देगा आपको माउस, वहां पे दे देगा लायन, और वहां पे देगा फॉक्स। तो देखो कुछ नेचर के अनुसार हम लोग सिमिल का प्रयोग करते हैं, तब आपको आंसर क्या देना होगा, फॉक्स, क्योंकि ये जो फ्रेज है याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा एज कनिंग एज अ फॉक्स, एज लाइट एज अ फीदर, एज क्विक एज अ माउस, एज हैवी एज अ लेड। ये एक ग्रामेटिकल करेक्ट फ्रेज है, इसको ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है कि आई विल कॉल ऑन यू। कॉल ऑन मतलब होता है बुलावा भेजना, ये कॉल ऑन एक फ्रेज है। ठीक है, तो ये देखो जगह बता रहा है, यानी ये प्रीपोजिशन लगाना है इसमें। तो कह रहा है कि आपकी ऑफिस, तो यहाँ पे एक सर्टेन प्लेस का शो कर रहा है, सर्टेन प्लेस का शो कर रहा है ना, और डिफिनिट है। तो इस कारण से यहाँ पे जो है हम सर्टेन प्लेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, एट का प्रयोग करते हैं, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, आई विल कॉल ऑन एट यू, एट योर ऑफिस। ये एक जगह के रूप में, एक सर्टेन प्लेस के रूप में आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ मोर अप्रोप्रिएट एट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही वॉज टायर्ड डैश ही वॉज वर्किंग। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बात जानो, सबसे बड़ी बात है, ये एक वाक्य हो गया, ये एक वाक्य हो गया। अब इन दो वाक्यों को या तो हम कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं या एडवर्ब से जोड़ सकते हैं। आपके सामने क्या दिया, एक प्रीपोजिशन दिया फॉर, एंड क्या दिया, कंजंक्शन दिया, स्टिल क्या दिया, एडवर्ब दिया, सो क्या दिया, एडवर्ब दिया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, कह रहा है कि ही वॉज टायर्ड ही वॉज वर्किंग, है ना, यानी यहाँ पे क्रम चल रहा है कंटिन्यूटी का, यानी एक रीजन बताना है कि इसके कारण वह क्या हो गया, थक गया। तो यहाँ काम करते करते यानी कंटिन्यूटी को शो करके दिखा रहा है कि यहाँ कहने का मतलब है कि काम करते करते थक गया। तो डिफिनेट है, इस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, है ना, स्टिल का प्रयोग करते हैं। ही वाज स्टिल, ही वाज टायर्ड स्टिल ही वाज वर्किंग, यानी वह काम करते करते क्या हो गया, वह थक गया, है ना। इस कारण आप कहोगे सर एंड क्यों नहीं होगा, तो ये इसका परिणाम दिखा रहा है, इसका परिणाम दिखाने के लिए हम स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो है सो एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन बताने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं। जैसे यही रहता, अगर ऐसे रहता कि ही वर्कड मोर, ही वर्कड लॉट्स ऑफ, ही वर्क्स, है ना, मोर, ठीक है, ही वर्कड, और उसके बाद रहता डैश ही बिकेम टायर्ड, ही बिकेम या ही टायर्ड। तो यहाँ पे हम सो डाल सकते थे कि उसने काम किया इसलिए वह थक गया, लेकिन यहाँ पे वह थक गया काम करते हुए, यानी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमको मोर अप्रोप्रिएट इसमें आंसर किसको डालना होगा, मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर हम डालेंगे इसमें वो होगा आपका कंटिन्यू शो कर रहा है, और इसलिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, बात समझ में आ रही। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि यहाँ पे एक वर्ड दिया है द सेम ऑफ मीनिंग रूडिमेंट्री। ये बहुत पुराना वर्ड से, ये 2007 में दिया गया और पूछा है, तो खैर ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको याद करने पड़ेगी कि इसका अर्थ क्या होता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। तो देखो इसका मतलब पहले जानेंगे, याद रखेंगे, प्राथमिक, प्राइमरी सेंस में आता है, यानी आधारभूत भी इसका दे सकते हो, आधारभूत। तो अब देखो इसमें से 4 दिया है, र्यूड, बेसिक, पावरफुल, र्यूमर।
चार ऑप्शन दिया। ये आपको नॉर्मल ये सारे वर्ड हैं जो हम रोज यूज करते हैं। र्यूड मतलब तो आप समझते होंगे अभद्र। उसी तरह से पावरफुल मतलब तो समझते होंगे ताकतवर। र्यूमर मतलब समझते होंगे र्यूमर अफवाह। तो यहाँ पे बेसिक मतलब भी तो आप जानते होंगे प्राथमिक या आधारभूत होती है। तो पूछ रहा है कि इसका सेम मीनिंग कौन होगा। तो डिफिनेट है हमारा इसका सेम मीनिंग हमारा कौन बोल रहा है, बेसिक। इसलिए हमारा 5 का आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा। बात समझ में आ रहा है। 5 का आंसर बी क्यों हुआ, क्योंकि इसका भी मतलब आधारभूत होता है और आपका सेम ऑफ मीनिंग खोज रहा है, इसलिए आंसर बेसिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द अपोजिट मीनिंग ऑफ क्लीन, ये तो सब बता देगा। क्लीन का उल्टा है तो ये बहुत आसान है, क्लीन मतलब साफ, तो इसका उल्टा क्या होगा, गंदा। क्यों, प्योर मतलब तो शुद्ध होगा, अशुद्ध रहता इम्प्योर होता तब प्योर का प्रयोग करते। करप्ट है ना, तो यहाँ पे साफ इसका अपोजिट, साफ का गंदा होता है, इसलिए क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी। ये सबके लिए आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, कहता है कि प्रीपोजिशन किस में गलत लगा हुआ है। प्रीपोजिशन किस में गलत लगा हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। किस, थैंक यू, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किस में गलत लगा हुआ है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो एक चीज जानो, यहाँ डाई है, तो डाई जो वर्ड होता है बेटा, डाई जो होता है ये अलग अलग प्रीपोजिशन लेता है। ये अपने साथ ऑफ भी लेता है, ये अपने साथ फ्रॉम भी लेता है, ये अपने साथ फॉर भी लेता है, विद भी लेता है। तो कहता है कि डिजीज वर्ड आ जाए, है ना, या कोई नेम आ जाए, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रीपोजिशन लिया ये सही लिया। ये आप प्रीपोजिशन की अगर क्लास करते रहिएगा तो ये चीज समझ में आएगी कि डाई ऑफ डिजीज वर्ड के साथ हमेशा डाई ऑफ लेता है। उसी तरह से ओवर वर्क के साथ हमेशा फ्रॉम लेता है। जब भी कभी ओवर वर्क करता है, ओवर ईटिंग, ओवर ये, तो डाई फ्रॉम ओवर ईटिंग, ओवर वर्क, है ना, ओवर टेंशन, तो वहाँ पे हम डाई के साथ क्या लेते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो कॉल ऑन, तो कॉल ऑन जो होता है एक फ्रेज है, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले की अपील करना, बुलावा करना, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑन भी सही है। तो ये तीनों सही है। आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट। अप्लाई फ्रॉम अ पर्सन, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है ना। यहाँ पे आप होगा कुछ भी, अप्लाई फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर अ पर्सनल अमाउंट, फॉर अ पर्सनल लोन, तो यहाँ पे ये फ्रॉम का प्रयोग, अप्लाई फ्रॉम का प्रयोग गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रॉम होगा ही नहीं और ये पर्सन होगा ही नहीं, इसलिए इस सेंटेंस को गलत किया गया है। तो इसलिए 7 का आंसर जो होगा वो सी होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस में स्पेलिंग गलत है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि किसका स्पेलिंग गलत है। ये तो खैर आपको बच्चों याद करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको ध्यान में नहीं आएगा, वर्ड पावर कैसे हम लोग सही करेंगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हम लोग कैसे सही करेंगे, है ना। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो होता है उसको हम लोग कैसे सही करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात करना क्या है, हम लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार। एक्वाइंट, 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 तो देखो ये एक्वाइंट, एक्वाइंट, तो ये एक सिलेबल है। ये वर्ड पावर, आपको इसके लिए वर्ड पावर को देखना होगा, सिलेबल पढ़ना होगा, और अब कुछ वर्ड पावर याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा सही है ना। तो इसमें जो होता है ए होगा, यानी इसका मतलब क्या होता है, सूचना देना। ये सब वर्ड याद रखना पड़ेगा बच्चों, इस वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि एक्वाइंट का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि ये भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ये 2013 का क्वेश्चन है, 2013 में ये पूछा गया है ना, 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाएगा कि दैट विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। इसको पढ़ने से आपको पता चल जा रहा होगा
इसको पढ़ने से आपको पता चल जा रहा है कि यह क्या होगा। कि कहने का मतलब है कि वैसी चीज, पकड़ सकते हो, वैसी चीज जिसे या वह जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो पढ़ के देखो, आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। इनएलिजिबल, इनविजिबल, इनविंसिबल, एलिजिबल। तो क्या आंसर होगा? एलिजिबल। यानी वो क्या हो गया? एलिजिबल है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एलिजिबल कर सकते हैं, नहीं पढ़ पा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इनविजिबल है ना। अब यहाँ पे देखो, इन एलिजिबल, एलिजिबल का हम प्रयोग करते हैं उचित, इन एलिजिबल का मतलब क्या हो गया? अनुचित। उसी तरह से विजिबल नहीं है तो क्या हो गया? अदृश्य। समझ में आ रहा है? विजिबल नहीं है यानी साफ पता चल रहा है, विजिबल और विजुअलिटी से पढ़ते हैं हम लोग, तो विजिबल है। उसी तरह से विंकबल मतलब होता है विजय, और अन इनविंकबल मतलब अजय, यानी कोई जिसको कभी भी अजय किया। और एलिजिबल क्या? यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए 9 का आंसर जो होगा वो 9 का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग 10 देखते हैं। ए मैट टी पार्टी, इसकी एक वीडियो लाऊंगा। ए मैट टी पार्टी की वीडियो लाऊंगा एक बार, है ना। ए मैट टी पार्टी से अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं। ए मैट टी पार्टी से अक्सर आपके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी एक वीडियो मैं ज़रूर यूट्यूब पे डालूंगा। इसके बारे में, इसकी कैरेक्टर पूछा जाता है, इसके बारे में, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर, किस कैरेक्टर जो आए हैं वो किस कैरेक्टर को जो प्ले कर रहे हैं, जैसे इसमें से एलिस है, या बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि वो कौन है, क्या है, या इसमें इसके राइटर कौन है, जैसे कि अभी पूछा गया, है ना। तो देखो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि इसके राइटर कौन है, ए मैट टी जो आपसे पूछ रहा है कि इसके राइटर कौन है, ए मैट टी पार्टी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बुक रिटेन बाय, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेहरू जी तो नहीं है लिखे हैं, टॉलेस्टर तो लिखा ही नहीं है, तो कलाम जी तो लिखे ही नहीं है सब। तो इसका आंसर जो हैगा वो है लेविस कैरोल। इसका आंसर 10 का सी आंसर होगा। ये याद कर लीजिए, ये बराबर पूछता रहता है इससे रिलेटेड। इसकी एक वीडियो लाऊंगा जल्दी ही, ए मैथ टी पार्टी की, ठीक है। अब आ रहा है द फॉलोइंग स्पीच फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको तो रटना पड़ेगा कि ये स्पीच किसने दिया है, कि फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्पीच को किसने दिया? इसको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसको आपको क्या करना है? ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सब वर्ड्स जैसे स्पीच आते रहते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये स्पीच याद रखिए कि किसने बोला, तो नेहरू जी ने बोला, अब्दुल कलाम ने नहीं बोला, ऑन्ग सैन सू की ने नहीं बोला, जयप्रकाश नारायण ने नहीं बोला, इसको किसने बोला? नेहरू जी ने बोला, ठीक है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 12, सीमा वाज सिटिंग डैश एंगर। तो याद रखना, है ना, इसमें क्वेश्चंस, है ना, इसमें क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस, है ना, कहता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद जब भी देखना, एंगर वर्ड है और सिटिंग वर्ड है, इसके साथ हमेशा याद रखना कि इसके साथ किसके साथ सीमा सिटिंग हुई थी? गुस्से के साथ। तो यहाँ पे के साथ का भाव आ रहा है और के साथ का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा बच्चों विथ होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि सिटिंग वर्ड अपने साथ विद आ रहा है, क्योंकि गुस्से के साथ वो कर रही थी। तो यहाँ पे जो है सीथिंग एक वर्ड है, सीथिंग जो होता है हमेशा अपने साथ विद का प्रयोग लेता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर समझ में आया? उसके बाद देखिए वाइस, द सिनोनिज्म ऑफ वाइस, समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना। देखो, इसका मतलब होता है वाइस जो भी है, इसका मतलब जो होता है वो आपका अवगुण के सेंस में,
वंचित डेप्राविटी के सेंस में। तो ऑनरेबल मतलब ये पूछ रहा है इसके समानार्थक, तो ऑनेवर मतलब क्या होता है, सम्मानजनक। वेव मतलब तो जानते होगे तरंग, और पेरिल मतलब क्या होता है, संकट। तो डेप्राविटी मतलब ये क्या होता है, अवगुण। यानी ये जो वाइस वर्ड है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि वाइस का साइनो क्या होगा। तो याद रखने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा कि वाइस का साइनो जो होता है वो डेप्राविटी होती है। वाइस का जो साइनो होता है वो क्या होता है, डेप्राविटी। इसलिए याद रखिएगा 13 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा। 13 का क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्लोज बाय। ये तो खैर हर कोई बता देगा बेटा। क्लोज बाय, क्लोज बाय मतलब, क्लोज बाय मतलब एकदम क्या हो जाना, क्लोज बाय हो जाना, एकदम क्लोज। तो क्लोज बाय का मतलब क्या होता है, एट द डोर, यानी एकदम सन्निकट। तो इसका आंसर क्या आपको दिख रहा होगा, क्लोज बाय यानी सन्निकट। इसको एट द डोर के फॉर्म में भी कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियर। क्लोज बाय का आंसर जो हो जाएगा नियर। आप देखते होगे इंटीमेट करना, इंटीमेट समझते हो ना, एक दूसरे में एकदम ससर्ग हो जाना, सट जाना। क्लोज, उसमें क्लोज बाय पूरी नज़दीक नहीं होगी। क्लोज बाय का प्रयोग होता है बस सन्निकट, पूरी तरह से एक दूसरे में समा जाने के लिए इंटीमेट करते हैं, इसलिए इंटीमेट क्लोज बाय का नहीं होगा। उसी तरह शट डाउन करना यानी बंद करना भी नहीं होगा। टू बी सोल्ड यानी बेच देना नहीं होगा, इसलिए इसका अर्थ मोर अप्रोप्रिएट नियर होगा, इंटीमेट नहीं होगा। इंटीमेट मतलब होता है एक दूसरे में समाहित हो जाना। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि बताइए कि इन चारों में से कोई एक ऐसा है, इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिसका अर्थ तीनों से अलग है। कुछ ऐसा है जिसमें अर्थ तीनों से अलग है। तो देख रहे होगे तीनों आपको, चारों में से कोई तीनों को मतलब एक नेगेटिव वर्ड दिख रहा होगा, एक नेगेटिव सेंस में दिख रहा होगा, नेगेटिव वर्ड नहीं, नेगेटिव सेंस में दिख रहा है। देखो कालामिटी, आपदा, अनसर्टेन अनिश्चित, अनिश्चित, कैजुअल मतलब भी समझते होगे। यानी ये तीनों एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है। यही है जो इन तीनों से डिफर लग रहा है ना, चांस, मौका, अंतर लग रहा है ना। और यहाँ पूछ भी रहा है कि बताइए कि तीनों का अर्थ एक, इन चारों में से कोई तीन ऐसा है जिसका अर्थ एक है, लेकिन एक ऐसा है जिसका अर्थ एक जैसा नहीं है। तो उसमें उसी को आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, चांस, है ना। विच वन इज नॉट अ सिनोनिज्म ऑफ द अदर थ्री। ये तीनों एक निगेटिव सेंस में दे रहा है। काला मिट्टी मतलब भी कहते हो, आपदा, अनिश्चितता भी डाल सकते हो, अनसर्टेन मतलब भी दे सकते हो, कैजुअल मतलब भी दे सकते हो। ये तीनों एक नेगेटिव सेंस में दे रहे हैं, और चांस एक पॉजिटिव सेंस में, यानी डिफिनिट है, ये अलग है। और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों में से कौन सिनोनिज्म नहीं है, एक तीसरे का, तो वो हमारा आंसर हुआ ए। इसलिए 15 का ए आंसर। ही किल्ड टू वर्ड्स। देखो याद रखो, जब कभी यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो प्रीपोजिशन के लिए आपको सब के बारे में पढ़ना होगा, फॉर के बारे में भी, अपॉन के बारे में भी, ऑफ के बारे में। ये अलग अलग पॉइंट है, इसके लिए आपको प्रीपोजिशन बढ़िया से पढ़ना होगा। तो इसमें कहता क्या है कि जब कभी कोई माध्यम बन जाए, माध्यम कोई चीज बन जाए, माध्यम में कोई मटेरियल थिंग्स रहे, है ना। तो यहां कह रहा है कि उसने दो पक्षी को मारा एक गोली से, वन शॉट से। तो यहाँ पे डिफिनेट है किसके माध्यम से, एक शॉट से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माध्यम के लिए जब भी कोई इस माध्यम का शो करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। और इसलिए हमारा आंसर जो 16 का होगा, 16 का, वो ए होगा। माध्यम के लिए ना फॉर का यूज करते हैं, ना अपॉन का यूज करते हैं, ना ऑफ का यूज करते हैं, विद वन शॉट। एक ही शॉट में, एक ही शॉट से उसने दो पक्षियों को मारा, यानी एक ही माध्यम से वो दो पक्षियों को मार दिया। और यहाँ पे एक सेंस आ रहा है के द्वारा, बाय वन शॉट के सेंस में आ रहा है। तो जब भी हम किसी मटेरियल थिंग्स या कोई मटेरियल थॉट या कोई ऑब्जेक्ट्स की यूज करते हैं,
तो वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं, और इसलिए 16 का आंसर ए हुआ। क्लियर है बच्चों? कर है विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब देखो इसमें से 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड में से किसी एक वर्ड को इनकरेक्ट बताया है। 4 में से किसी एक वर्ड को क्या क्या है, इनकरेक्ट बताया है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि इनमें सेज की भी स्पेलिंग सही है। सबसे पहले चेक करते हैं, रिफ्यूज REFUSE, चलो ठीक है। वैरी का भी स्पेलिंग सीख है, एफ भी एक वेरी होता है, वैरी होता है, VARY भी ठीक है। सेज मतलब जकरना भी ठीक है, SEIZE, सेज, है ना। और यहाँ पे जो है आपका स्पेलिंग जो गलत है, वैकेट VACATE होना चाहिए था यहाँ पे स्पेलिंग, है ना। तो यहाँ पे जो आपका स्पेलिंग है वो गलत है, वैकेट यूज होना चाहिए था। ठीक है, VACAT, इसलिए आपका जो इसमें आंसर होगा वो आंसर होगा ए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई? अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 18। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार है, इस क्वेश्चंस में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग एन देखेंगे और डायरेक्ट डाल देंगे आइडियल, क्योंकि एन के साथ आइडियल लगेगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चंस दिख रहा है आसान, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कर एन डैश मैन विल डू नथिंग। तो देखो एक तो बात समझ में आ रही है कि एन और मैन तो डिफिनिट है, हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जेक्टिव लाना होगा, डिफिनिट है। और आपको उसने एग्जेक्टिव दिया है, एक को छोड़ दिया यानी मेल यहाँ दिया, इसलिए ये तो होगा नहीं, बचा मेरा 3। तो 3 जो बचा, इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो आपको देखना हो। आइडियल तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसने कहा डू नथिंग। देखो इस वर्ड पे जोर देना, नथिंग, नथिंग वर्ड यानी वो कुछ नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा? निठल्ला व्यक्ति। कौन नहीं करेगा? निठल्ला व्यक्ति, आइडल, है ना। तो निठल्ला व्यक्ति नहीं करेगा, यानी निठल्ले व्यक्ति ना कुछ नहीं करेगा। इस आइडल का मतलब तो आदर्श हो गया, ये आइडल प्रतिमा हो गया। इस आइडल का मतलब क्या हो गया? निठल्ला व्यक्ति। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। इस 18 को हम लोग सी आंसर करेंगे। टू ईट द हम्बल पाई, ये एक इडियम एंड फ्रेज है, ये एक इडियम एंड फ्रेज है। समझ में आ रही है? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एक है ना। तो यहाँ पे जो कर रहा है टू ईट द हम्बल पाई मील्स, ये एक फ्रेज है, इसको याद रखना होगा। टू ईट द हम्बल पाई, टू ईट द हम्बल पाई जो होता है ना। तो इसका मतलब जो होता है क्या होता है? क्षमा मांगना। इसका मतलब होता है क्या? क्षमा मांगना। टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। और क्षमा मांगना इन सब में क्या है? देखो अगर इसकी हिंदी करेंगे, टू ईट चीप स्वीट मतलब एकदम बेकार की खाना, टू ईट लेस, टू ईट मोर। और आप लोग गाइस का मतलब ये होता है माफी मांगना और क्षमा मांगना। तो कह रहा है कि टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या होगा? तो आंसर मेरा 19 का क्या होगा? ए आंसर होगा। टू एप्लोगाइज, टू ईट द हम्बल पाई का मतलब क्या हो जाता है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू एप्लोगाइज। समझ में आ रही बात ना? क्लियर है? उसके बाद देखिए कह रहा है द प्लेस वेयर ईगल्स लिव इज कॉल्ड। तो देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछता है कि जगह बताइए, जैसे सबका घर होता है उसी तरह ये पूछ रहा है कि ईगल के घर को क्या कहते हैं। ईगल के घर को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखोगे ईगल के घर के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो सबके घर की आपको याद करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात ना? तो सबके घर को जैसे देखो, होल जो होता है कौन बनाएगा? डिफिनेट माउस ये सब जो होगा वो एक तरह से स्नेक है वो करेगा। ईगल के घर को हम लोग जो कहते हैं वो ईरी कहते हैं। ईगल के घर को हम लोग ईरी कहते हैं। और स्टे मतलब हम लोग कहता है सुअर खाला, यानी पिग हाउस कहते हैं। पिग हाउस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टे कहते हैं। और डेन तो आप लोग जानते ही होंगे, लायन का भी हो सकता है, गुफा जो बोलते हो
इसलिए ईगल के लिए इसका आंसर होगा ईरी। समझ में आ रहा है? यानी ईगल के घर को ईरी कहते हैं, माउसी से वो होल बनाता है। पिग हाउस को स्टई कहते हैं, लायनी से घर को डेन कहते हैं, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 20 का बी आंसर होगा। अब करा द यंग वन ऑफ गॉड इज कॉल्ड। ये भी आपको याद करना है, ये आपको याद नहीं रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको याद करने की जरूरत है। अगर याद नहीं करिएगा बच्चों तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहा है बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? तो बकरी के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, ये याद रखे रहिएगा तो समझ में आएगा कि बकरी के बच्चे को हम लोग किड कहते हैं। सही बात है। उसी तरह से पप किसके बच्चे को कहेंगे? पपी जिसको कहते हैं, यानी डॉग के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे? पप कहेंगे या पपी कहेंगे, है ना? उसी तरह से, है ना, क्या बियर के बच्चों को, लायन के बच्चों को, फॉक्स के बच्चों को, है ना, बियर के बच्चों को, लायन के बच्चों को, फॉक्स के बच्चों को, है ना, उसी तरह से टाइगर के बच्चों को हम क्या कह सकते हैं? कब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कब कह सकते हैं। कहते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं। और काव किसके बच्चे को कहेंगे? काव के बच्चे को, है ना, काव हो गया। फिर उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे को, है ना, हम क्या कह सकते हैं? का एलिफेंट के बच्चों को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? काफ बोल सकते हैं। समझ में आया? मूज के बच्चों को, रेनडियर के बच्चों को, मूस के बच्चों को, रेंडियर जो कहते हैं हम लोग, उसके भी बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। ठीक है। और बकरी के बच्चे को हम लोग कीड बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो कहता है विजडम कौन सा नाउन है? विजडम जो अनकाउंटेबल है। तो मेटेरियल नाउन, अन कॉमन नाउन तो काउंटेबल होता है, प्रॉपर नाउन में नाम होता है। विजडम क्या है? एक फीलिंग है। और फीलिंग कौन बताता है? विजडम क्या है? एक आपका फीलिंग है। और फीलिंग कौन बताता है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसलिए आंसर 22 का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? उसके बाद आइए, कहता है वी हैव इटन एनफ। एनफ क्या है? तो देखो, एनफ कैसे पकड़ते हैं? एनफ किसके लिए आया? इस खाने के लिए, कि हम लोगों ने खा लिया है बहुत। तो क्या खा लिया है, यानी इटन की क्रिया बहुत हो गई, यानी जो वर्ब के बारे में बोलता हो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ एनफ किसके बारे में बोल रहा है? वर्ब के बारे में बोल रहा है, इसलिए, है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। यानी जो क्रिया के बारे में बोलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और यहाँ एनफ किसके बारे में बोल रहा है? इटेन के बारे में बोल रहा है। और क्रिया बारे में बोले जो एडवर्ब है, इसलिए एनफ हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है? अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि एवर्ब क्या है? रेन कम्स फ्रॉम एवर्ब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बहुत सारा सोच आ रहा है ना? यहाँ पे जो आती है कि आखिर ये क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा बात सवाल आती है कि ये है क्या? रेन कम्स फ्रॉम, बाइक से, बाइक से, वो उधर ग्लैमर, रेन कम्स फ्रॉम एवर्ब। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसे एवर्ब को हम क्या कह सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम लोग एवर्ब जो होता है क्या हो सकता है, ठीक है, तो हम क्रिया से पकड़ेंगे। ये जो फ्रॉम दिया, ये कम्स फ्रॉम जो है ऊपर से, यानी यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, जगह बता रहा है, और इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एडवर्ब होगा। ऐसे आप कहोगे कि सर नाउन भी हो सकता है क्योंकि एवर्ब फ्रॉम के बाद आया है, लेकिन ये एवर्ब जो है इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है ना? तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। समझ में आया? क्रिया के जगह को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करने के कारण इसे हम एडवर्ब की संज्ञा देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबवर्ड डज नॉट मीन, सबवर्ड, सबवर्ड का मतलब इनमें से कौन नहीं होता है, सबवर्ड का मतलब इसमें से कौन नहीं होता है ना। तो ऐसे सबवर्ड मतलब सबवर्सन से यूज होता है जिसका मतलब होता है पलट देना, उलट पलट देना, या फेंक देना, है ना। तो डिफरेंट है। सबसे पहले ओवर थ्रो और ओवर टर्न तो है ना, सेम है। ओवर थ्रो का मतलब ये होता है उखाड़ के फेंक देना, पलट देना। ओवर टर्न का भी मतलब होता है, एवांडन मतलब भी होता है पलट देना, परित्याग कर देना। तो कह रहा किसका मतलब नहीं होगा। तो आप बचपन से देखे होंगे अपसेट का मतलब क्या होता है, आप दुखी होना, निराशा। तो डिफरेंट है इसका मतलब, तो अर्थ, इसका अर्थ और इसका अर्थ में बहुत अंतर है, मतलब अलग अलग है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि आज जो मैंने आपको 25 क्वेश्चंस दिया, अलग अलग ईयर में अलग अलग ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें मैंने जिसको आपको आज समझाया। कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन याद रखिएगा, जब तक प्रीपोजिशन पूरी तरह से नहीं पढ़िएगा प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस सही बन नहीं पाएंगे। इसलिए प्रीपोजिशन को पूरी तरह से पढ़ना होगा। सो आज की यही, ये क्वेश्चन जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजय सीरीज लोगों के बीच में जाए और लोग इसका फ़ायदा लुट, जो भी इसकी फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट है, उसके बेनिफिट को लोग उठा सके। सो थैंक यू, बाय बाय।